Hello guys, welcome back to Be the Toppers. This is part 3rd of chapter 8 Miscellaneous of class 10th Financial Markets Management. तो इससे पहले गाइस हम लोग इसी चैप्टर के दो पार्ट कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए. एंड अभी हम इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर इसी पार्ट में फिनिश हो जाएगा. थोड़ा सा ही हमारा पार्ट बचा हुआ है और जो भी टॉपिक हैं वो इजी से हैं, सब आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से. अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे. उससे पहले आप गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि आपके पास अपडेट्स आ पाए. एंड गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपको नोट्स चाहिए तो थे. अगर कि देखो पहले ही मुझे बच्चे बोल रहे थे कि नोट्स बनाओ. अब मैंने नोट्स बना लिए हैं बट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल तो दूं बट कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहे अभी. तो बात वहाँ पे बहुत कम बच्चे, तो आप लोग सब ज्वाइन हो जाओ तभी मैं वहाँ पर नोट्स भी डाल दूंगी, तब आपको सब नोट्स मिल जाएंगे आराम से. अभी हम शुरू करते हैं हमारा ये जो पार्ट 3rd है. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट. तो गाइज यहाँ पे पढ़ने से पहले ना मैं आपको अपने मुंह से ही कुछ बताऊंगी, उसको आप ध्यान से सुनो. जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी है तो वो कुछ ना एक डिविडेंड होता है. मान लो कि एनुअल डिविडेंड आप इशू करने जा रही है कोई कंपनी. मान लो मैं एक कंपनी हूँ तो मैं एक एनुअल डिविडेंड दूंगी अपने किसको, शेयर होल्डर्स को. बट ऐसा होता है कई बार कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरी 1 साल या 2 साल किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते. अब कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने सिर्फ एक हफ्ते के लिए पैसा लगाया या एक दिन के लिए पैसा लगाया या एक महीने के लिए पैसा लगाया और उसके बाद उसने अपने शेयर बेच दिए, है ना. तो मैं उसको डिविडेंड कैसे दूंगी या फिर उसको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो ये या फिर मैं सबको डिविडेंड देते चले जाऊंगी. नहीं, ऐसे नहीं करेंगे. कैसा करेंगे, जो कंपनी होती है जब वो मार्केट में उन्हें शेयर्स निकाल रही होती है ना, तभी वो ये बताती है कि बुक क्लोजर या फिर रिकॉर्ड डेट कितना रहेगा. तो वो जो रिकॉर्ड डेट होती है उस रिकॉर्ड डेट को कंपनी अपना एनुअल डिविडेंड जो है वो उसको इशू करती है. ठीक है, तो उस रिकॉर्ड डेट पर कंपनी में जो मतलब जो डेटा है कि भाई कौन कौन इस डेट को मेरे कंपनी में शेयर होल्डर है, उस बंदे को एनुअल डिविडेंड मिलेगा. बाकी अगर जो बंदा उनकी लिस्ट में नहीं दिख रहा है रिकॉर्ड डेट पर कि उसके पास शेयर नहीं है बल्कि उसने पीछे 5 सालों से शेयर खरीद रखे थे, बट अभी क्या है जो ये वाला जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन पे वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर हमको नहीं दिखाई दे रहा है लिस्ट में, तो हम उसको डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे. जी नहीं, उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा. ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लो बेसिकली कंपनी ऐसी चलती है जैसे कि आज कितनी तारीख है, आज आई थिंक 13 अक्टूबर है. ठीक है, तो 13 अक्टूबर को कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड निकालने वाली है. तो आप क्या करोगे कि भाई देखो मैं एक काम करता हूँ कि ना मैं 12 अक्टूबर को ही खरीद लेता हूँ और उसके बाद 13 अक्टूबर को तो कंपनी में मेरा नाम आ जाएगा और मुझे डिविडेंड मिल जाएगा. ऐसा होगा? सोच के बताओ, ऐसा होगा? मैं बाद में बताऊंगी, आप लोग पहले जल्दी से लिख दो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा. चलो, अब आपने लिख दिया होगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि जी नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि क्या होगा कि हमारे देश में जो ट्रेडिंग T+2 का जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर आपने 12 अक्टूबर 2020 को अगर कोई शेयर खरीदा है तो आपके डीमैट अकाउंट में 14th को आएगा, नॉट 13th, है ना. 13th को नहीं आएगा, 14th को आएगा. तो आपका रिकॉर्ड, आपका जो नाम है जो 13th को वो कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब आपको डिविडेंड मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. ठीक है, जो सेलर है उस वक्त 13th को सेलर तो दिखाई दे रहा है ना वहां पे, तो सेलर है क्योंकि अभी आपके पास गए नहीं तो वो भी उस कंपनी से निकला नहीं है, वो सेलर है. उसको क्योंकि वो इन्वेस्टर है तो उसको मिल जाएगा जो बंदा आपको बेच रहा है. बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं 12 तारीख को खरीद लूँ तो आपका जो नाम है वो कंपनी के रिकॉर्ड डेट में आएगा 14th को और डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा. बट अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आप 12 तारीख से पहले, मान लो 13th को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना कंपनी, तो आप 10th को, आप 11th को खरीद लो ताकि 13th तक जो है वो आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड डेट में आ जाए और डिविडेंड आपको इजीली मिल पाए, है ना. ऐसा कर सकते हैं. अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट हेल्प अ कंपनी डिटरमाइन एग्जैक्टली द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एज ऑन अ गिवन डेट, है ना. मतलब कि जो रिकॉर्ड डेट होती है उसको क्या हेल्प करती है कंपनी को ये बताने में कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट पे मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं. बुक क्लोजर रेफर्स टू द क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ द नेम्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी. बुक क्लोजर का मतलब होता है कि जो रजिस्टर बनाया है हमने पूरा अपना नेम्स ऑफ इन्वेस्टर्स का, उसको हम एक दिन क्लोज कर रहे हैं
और एक दिन पर मतलब जो रिकॉर्ड डेट होती है उसी को बुक क्लोजर, उस दिन ही बुक क्लोज होती है और वो रिकॉर्ड डेट भी होती है। तो उस दिन इन्वेस्टर्स की जो ये फाइल है वो क्लोज होती है और उनको एनुअल डिविडेंड मिलता है, उसके बाद फिर से शुरू होता है। कंपनीज अनाउंस बुक क्लोजर डेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो बुक क्लोजर की जो डेट है वो कंपनी टाइम टू टाइम बताती रहती है कि ये रहेंगे ये रहेंगे। The benefits of dividends, bonus issues, right issues accrue to investors whose name appears on company's records as on a given date, which is known as the record date. अब जो कंपनी के रिकॉर्ड में गिवन डेट पे जो भी बंदा आ रहा है, ठीक है ना, मतलब जब कंपनी तो रिकॉर्ड डेट उसने बता दिया है कि इस दिन हम लोग अपना डिविडेंड देंगे, है ना। तो अगर उस दिन पे कोई भी बंदा कंपनी में इन्वेस्टर है तो उसको किस किस का फायदा मिलेगा, बेनिफिट्स तो उसको डिविडेंड्स के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बोनस इशूज भी ऑफर किए जाएंगे, राइट इशूज भी ऑफर किए जाएंगे, ये सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, है ना गाइज। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अब हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पे जाते हैं। whose name appears in the company's record as on a given date, which is known as the record date and is declared in advance by the company so that buyers have enough time to buy the shares। जो कंपनी होती है वो टाइम से काफी दिनों पहले ही बता देती है कि इस दिन में हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं, ताकि जो बायर्स हैं वो भी खरीद लें शेयर्स को, है ना, और गेट देम रजिस्टर्ड इन the books of the company and become entitled for the benefits of such as bonus, rights, dividends, है ना। उनको टाइम मिल जाता है, वो रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आप को और उनको बोनस, राइट्स इशू, डिविडेंड सब कुछ मिल जाएगा अगर वो रिकॉर्ड डेट से 2-3 दिन पहले शेयर्स या फिर कितने भी दिनों पहले अगर खरीद लेते हैं, बट रिकॉर्ड डेट पे उनका नाम आ रहा है कंपनी में। तो अब आगे आ जाते हैं। With the depositories now in place, the buyers need not send shares physically to companies for registration। अब यहाँ पर जो आगे लिखी थी ना, गेट देम रजिस्टर्ड, अगर हम बात करें आजकल डिपॉजिटरी चल रही है हमारी जिससे सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ऐसा नहीं है कि बायर्स को कंपनी में आना है फिजिकली कुछ पेपर्स दिखाने हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो दिस इज टेकन केयर बाय द डिपॉजिटरी सिंस दे हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स होल्डिंग एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इलेक्ट्रॉनिकली विद देम, है ना। तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो रिकॉर्ड डेट से आप इस चीज़ को, ये जो चीज़ें आ रही है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है ना, कि आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि कंपनी किसी दिन रिकॉर्ड डेट अगर वो बता रही है तो उससे 2-3 दिन पहले आप उसका शेयर अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो, क्योंकि आपको मतलब रिस्क का फैक्टर तो गाइस हमेशा ही रहता है। 2-3 दिन में क्या हो जाए ये आपको नहीं पता, है ना, बट ऑप्टिमिस्टिक रहना है मार्केट में। तो यही मतलब है कि अगर आप पैसिमिस्टिक तरीके से मार्केट में आओगे तो आप कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप कभी कर ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग। अब आ जाते हैं व्हाट इज अ नो डिलीवरी पीरियड। नो डिलीवरी पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे ना जैसे कंपनी बुक क्लोजर या फिर रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, तब जो एक्सचेंज होता है वो नो डिलीवरी पीरियड भी बता देता है कि इस सिक्योरिटी का ये वाला नो डिलीवरी पीरियड है, जिसमें ट्रेडिंग तो परमिटेड है बट सेटलमेंट नहीं होता, ठीक है ना। whenever a company announces a book closure or record date, the exchange sets up a no delivery period for that security. During this period only trading is permitted in the security. However, these trades are settled only after the no delivery period is over। मैंने आपको बता चुकी हूँ ये वही बात कि जैसे ये नो डिलीवरी पीरियड ओवर होगा तभी सेटलमेंट होगा। This is done to ensure that investors entitlement for the corporate benefit is clearly defined। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए आए और आप निकल लिए। मतलब आप, मैंने जैसे 13 अक्टूबर को बताया था रिकॉर्ड डेट है, तो आपने 11 तारीख को खरीदा और आपने उस शेयर को 14 को बेच दिया, तो मतलब कि आपका जो जो इंटेंशन है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए है। और मतलब स्टॉक मार्केट में जो कंपनी होती है वो अगर अपना शेयर्स दे रही है आपको तो उसके फायदे के लिए देती है ना। बट मतलब ऐसा नहीं कि आपका फायदा नहीं होगा, ऑफ कोर्स आपका फायदा होगा, बट कॉर्पोरेट को भी तो कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए। इसी के लिए जो एक्सचेंज है वो नो डिलीवरी पीरियड लगा देते हैं, कहते हैं कि इसमें आप खरीद तो लो पर सेटल नहीं हो पाएगा ट्रेड। और इसका यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट सा जिसको आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट डे ऑफ नो डिलीवरी पीरियड इज द एक्स डेट। एक्स डेट क्या होता है, 13 मान लो रिकॉर्ड डेट है तो उससे पहले वाली जो डेट होती है 12th, मतलब नॉर्मली जनरली ऐसा ही होता है कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन जो पहले वाला दिन होता है उसको हम एक्स डेट कहते हैं, और जो नो डिलीवरी पीरियड है वो एक्स डेट से ही शुरू हो जाता है। मतलब रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले ही नो डिलीवरी पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इस वाले टॉपिक पर कि एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। एक्स डिविडेंड डेट का मतलब है बेसिकली 1 बिजनेस डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। ये भी एक्स डिविडेंड डेट को भी आप एक्स डेट कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इसको बोला जाता है ऐसे। The date on or after which a security begins
trading without the dividend included in the price, buyers of the shares will no longer be entitled for the dividend which has been declared recently by the company in case they buy ऑन और आफ्टर द एक्स डिविडेंड। मतलब कि यहाँ पर एक्स डिविडेंड क्या है कि जो डेट है, जो डेट है जो सिक्योरिटी पे लिखी है, मतलब कि बेसिकली जिस डेट पर या उसके बाद सिक्योरिटी ट्रेड होना शुरू होती है बिना डिविडेंड इंक्लूड किए, मतलब प्राइस में जब डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है। बेसिकली अगर हम एग्जांपल पे आ जाएं तो देखो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। बायर्स ऑफ द शेयर्स विल नो लॉन्गर बी एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली बाय द कंपनीज। मान लो वही बात होगी ना कि मान लो कि अगर मैंने 13 को डिविडेंड जो है वो दे दिया है, आप 14 को आ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसको फिर से पढ़ो। Buyers of the shares will no longer be entitled for the dividend which has been declared recently by the company in case they buy on or after the ex dividend, है ना। अगर आप एक्स डेट पे या फिर एक्स डिविडेंड डेट के बाद में खरीदोगे तो आपका रिकॉर्ड डेट में नाम बाद में आएगा, तो आपको डिविडेंड मिलने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले टॉपिक पर, व्हाट इज एन एक्स डेट। अब हम देखेंगे कि एक्स डेट क्या होता है। एक्स डेट की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे पहले इसको पढ़ लो। द फर्स्ट डे ऑफ द नो डिलीवरी पीरियड इज एक्स डेट। एक्स डेट मतलब कि देखो फिर से बता रही हूँ, जो रिकॉर्ड डेट हमारी होती है उससे एक दिन पहला, एक पहले वाला जो दिन होता है, 1 बिजनेस डे बिफोर देयर रिकॉर्ड डेट, उसको हम एक्स डेट बोलते हैं। If there is any corporate benefits such as rights issues, bonus issue, dividend announced for which book closure record date is fixed, the buyer of the shares on or after the X date will not be eligible for the benefits। ये ऊपर की तरह वही बात लिखी हुई है कि अगर आप X डेट पर या फिर X डेट के बाद में कोई शेयर खरीदते हो, आप उस कंपनी के रिकॉर्ड डेट में आ चुके हो, है ना, मतलब जो आप कंपनी के रिकॉर्ड्स में आ चुके हो, बट कंपनी ने जिस दिन बोला था कि वो उस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उस दिन आप उसके शेयर होल्डर होने चाहिए। तो गाइस उस दिन आप उसके शेयर होल्डर नहीं थे क्योंकि आपने एक्स डेट पे, एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट से जो पहले वाला डे होता है। अब मैं बोल रही हूँ बार बार कि 12 जो है हमारा वो एक्स डेट है और जो 13 है वो रिकॉर्ड डेट है। तो गाइस आप खुद ही देखो ना कि अगर आप 12 को खरीदोगे तो 14 को ही तो आएगा आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में। तो आप तो 13 को कंपनी के शेयर होल्डर थे ही नहीं, तो आपको डिविडेंड कैसे मिलेगा? ऑफ कोर्स आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये कथा आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट रिकोर्सेस आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स क्लाइंट फॉर रिड्रेसिंग हिज ग्रीवेंसेस। अब इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है ना। अभी तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं एफएम के क्लास 10th में। अब आप ये देखो कि अगर इन्वेस्टर को कोई भी ग्रीवेंस होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो वो रिड्रेसल कराने के लिए क्या करेगा? यू कैन लॉन्च कंप्लेंट विद द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल। क्या कर सकते हो आप एज एन इन्वेस्टर? आप इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल IGC में एक कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो, दायर करा सकते हो बेसिकली ऑफ द एक्सचेंज। आप एक्सचेंज के अगेंस्ट, है ना, ऑफ द जो कंपनी का है, कंपनी का इन्वेस्टर, सॉरी कंपनी का नहीं, एक्सचेंज का इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस सेल है अगेंस्ट ब्रोकर्स। आप ब्रोकर्स के अगेंस्ट में या फिर कंपनी के अगेंस्ट में भी फाइल कर सकते हो अपना कंप्लेंट ऑन सर्टेन ट्रेड डिस्प्यूट्स और नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सिक्योरिटीज। मान लो कि कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है आपका आपके ब्रोकर्स के साथ में, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसको हम बोलते हैं, है ना, या फिर आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही प्रॉपर्ली, आपको पेमेंट की, सिक्योरिटीज की, तो इन सब की जो प्रॉब्लम्स है, इसको आप इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल जो होता है एक्सचेंज का, वहां पे जाके इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करा सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, क्या लिखा हुआ है। IGC takes up complaints in respects of trade executed on the NSE through the NSE trading member or SEBI registered sub broker of NSE trading member and trades pertaining to companies traded on NSE। अब गाइस यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो आपको पता है कि हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपने ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करी है, वहां से रिलेटेड की है, तो ही आपका आप इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में जा सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का अलग सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज आर्बिट्रेशन। अब आ जाते हैं आर्बिट्रेशन पे कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसको एक बार पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। Arbitration is an alternative dispute resolution mechanism
जब भी आपसे पूछा जाएगा, देखो ये ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मतलब कि आपको लिख दिया कि भाई ये बताओ, फिर कुछ ऑप्शन दे दिए, है ना, कुछ आपको उल्टे पुल्टे ऑप्शन दे देंगे, उसमें मतलब ये भी हो सकता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो गाइज ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। जब भी आप आर्बिट्रेशन के बारे में लिख रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आपका यही आना चाहिए। तो अभी तो लिखने की बात होगी, समझने की बात कर लेते हैं अब कि यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर तो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल की आपने बात कर ली। आर्बिट्रेशन बेसिकली तब आता है जब इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रही है, तब हम आर्बिट्रेशन में आते हैं। प्रोवाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये, कि वो डिस्प्यूट को जो कि हो जाते हैं ट्रेडिंग मेंबर और उनके क्लाइंट्स के बीच में, है ना, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। इफ नो एमिकेबल सेटलमेंट कुड बी रीच्ड थ्रू द नॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन द प्रॉब्लम विल कम टू द आर्बिट्रेशन एंड इट विल सॉल्व दैट। Then you can make application for reference to arbitration under the bylaws of the concerned stock exchange। हो गया ये बात हमारी। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि अगर आप क्लास 10 में हैं तो ही आप ये वीडियोस देख रहे हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10 में आपका बोर्ड का जो परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एफएमएम का भी आपका जो है वो अच्छा आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो एफएमएम को। तो देखो गाइज, आपको सबको पता है कि आपको मैं बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा भी लग रहा है, आप लोग अच्छे रिव्यू भी देते हो, और अगर कोई भी नई बात हो पाती है, ठीक से समझ नहीं हो पाती है, तो कमेंट में पूछ लो। और उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली तैयार किया गया है, जिसमें अभी तक के जितने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब एफएमएम के, उन सबको डाला गया है। या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, सबको हमने ई बुक के फॉर्म में, एक पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने आपके लिए लाए हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि आप उसको कैसे ले सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, आप उसको एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिए। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पे। इज मेंटेन्ड बाय एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को मेंटेन करता है, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो मतलब वो खुश रह सके बेसिकली। और जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं विच मे अराइज आउट ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय द ट्रेडिंग मेंबर हु हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर, या फिर मतलब कि कोई ट्रेडिंग मेंबर है उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब जितनी भी, देखो सबसे मोटा मोटा अगर हम समझें तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। इन्वेस्टर को अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करने का काम ये करते हैं। अगर हम यहाँ देखें, the IPF is utilized to settle claims of such investors where the trading member through whom the investor has dealt has been declared a defaulter। मान लो कि मैं एक ट्रेडिंग मेंबर हूँ, मैं एक डिफॉल्टेड ट्रेडिंग मेंबर हूँ, और मैंने आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करी, तो ट्रेडिंग हो गई गड़बड़ और आपको मुझसे हो गया नुकसान, तो अब आप किससे हेल्प मांगोगे? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आपको हेल्प करेगा। पेमेंट आउट ऑफ द IPF मे इंक्लूड claims arising of non-payment, non-receipt of securities by the investor from the trading member who has been declared a defaulter। मतलब डिफॉल्टर्स की वजह से अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो ये फंड आपको हेल्प करेगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम पेएबल, अगर कोई अमाउंट है जो दे रखा है कि आप इतना ही अमाउंट क्लेम कर सकते हो IPF से, तो वो है 10 लाख। गाइज इसको आप लोग याद रखना कि मतलब आप लोग 10 लाख की आपके पास लिमिट होती है कि आप इतना पैसा जो है वो क्लेम कर सकते हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से ले सकते हो। इन केस कोई डिफॉल्टर ट्रेडिंग मेंबर की वजह से आपको पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या फिर पेमेंट ऑफ फंड्स में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो 10 लाख तक रुपीज आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है इसको हम यहीं पे फिनिश करेंगे, चैप्टर भी फिनिश हो गया गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू, बाय बाय।